हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पहले नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्या टाइप्स ऑफ रिएक्शन हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, उसमें हम लोग पढ़े थे क्या, वी हैव स्टडीड अबाउट द कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इन दिस वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द, इस वीडियो में हम लोग क्या चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, इस वीडियो के बारे में। नेक्स्ट जो रिएक्शन है, सबसे पहले हमें यहाँ कुछ उसका पॉइंट्स है जो उसका अप्लीकेशन है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, ठीक है, उसको देख लेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आएंगे अपना इसके कुछ पॉइंट्स को, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, प्रेसिपिटेट रिएक्शन, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट, या जो भी रिएक्शंस है इन सारे के बारे में वन बाय वन करके हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले उसका हम लोग नोट देखेंगे। ठीक है, और सबसे पहले उसका हम लोग नोट देख लेते हैं। जो भी पॉइंट होगा हमारा इंपॉर्टेंट होगा, और ये जो नोट में जो भी पॉइंट लिखाया जाएगा, ठीक है, दैट वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो आप लोग काइंडली इस पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला पॉइंट की बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट बात करते हैं कि आपको जैसे ही बताया गया था जो फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ठीक है, जो वाइट एंड ब्लैक एंड वाइट जो फोटोग्राफी होता है, ठीक है, डैट इज टोटली बेस्ड ऑन फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें फोटोग्राफिक फिल्म होता है। ठीक है, इसी का जो सॉल्ट होता है, JCI या AgBr, जो यही सॉल्ट होता है, ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड, इसी सॉल्ट का क्या होता है, कोट उस पर चढ़ा होता है। ठीक है, इसमें हम तो चलिए सबसे पहले इस पॉइंट को मेंशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी is based upon photo decomposition रिएक्शन। ठीक है, इसमें लिखेंगे क्या, दैट इज, बता ये भी लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे, फोटोग्राफिक फिल्म is coated with the salt like, जो क्या होता है, AgBr। ठीक है, तो ये हमारा पहला पॉइंट था। ठीक है, सेकंड पॉइंट हम लोग बात करते हैं। सेकंड पॉइंट की बात करेंगे, दैट इज, ठीक है, कि जैसे हम देखें क्या डिकम्पोजिशन रिएक्शन में जितने भी देखे तो क्या वहाँ पे कोई ना कोई हमको एनर्जी दिया जा रहा था, चाहे वो हीट दे रहे थे, चाहे लाइट दे रहे थे, इलेक्ट्रिसिटी दे रहे थे। ठीक है, तो वैसे रिएक्शन, ठीक है, जिसमें क्या होता है, हमको अगर एनर्जी देना पड़ता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, दैट इज ए एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ पे लिख सकते हैं डिकम्पोजिशन reaction is an example of endothermic reaction। ठीक है, आपको उधर अगर बात करते हैं, आप पीछे दो देखेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे एग्जांपल लिखना है एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। ठीक है, तो अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन का जैसे व्हाट डू मीन बाय क्वेश्चन है कि एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन ये है, व्हाट डू मीन बाय एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड व्हाट डू मीन बाय एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। तो यहाँ पे एग्जांपल डिकम्पोजिशन रिएक्शन लिख दीजिएगा, आपको ऑलरेडी वहाँ पे लिखाया गया ही है। ठीक है, तीसरा पॉइंट लिखेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में, वो क्या है, ठीक है, तीसरा पॉइंट ये होगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन is reverse of combination रिएक्शन। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का रिवर्स प्रोसेस है। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ, या बोल सकते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज, ये इसका रिवर्स है, वो इसका रिवर्स है, एक दूसरे का रिवर्स ये रिएक्शन है। ठीक है,
अब जो हम फोर्थ पॉइंट के बारे में बात करेंगे, ठीक है, एक फोर्थ पॉइंट है, एक जो एग्जाम्पल है, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है इसलिए इसको हम नोट में लिख के दे रहे हैं, ठीक है। वो क्या है पॉइंट, ठीक है, कि जब हाइड्रोजन आयोडाइड को अल्ट्रावायलेट मतलब यूवी रेज के पास करवाते हैं, ठीक है, तो ये भी क्या करता है, ब्रेक करता है हाइड्रोजन आयोडीन में, ये दोनों ब्रेकआउट कर जाता है, मतलब ये डिकम्पोज कर जाता है, टूट जाता है, स्प्लिट हो जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है इसलिए इसको हम यहाँ पे लिख के दिए हैं, ठीक है। लिखेंगे क्या, in the presence of ultraviolet rays, hydrogen iodide decompose into हाइड्रोजन एंड आयोडीन, ठीक है। इसका हम रिएक्शन लिख लेते हैं। तो यहाँ हो गया 2HI प्लस, यहाँ पे लिखेंगे क्या, यूवी रेज, क्या चीज़ में हो जाएगा, H2 प्लस I2, ठीक है। दो हाइड्रोजन, ये रिएक्शन बैलेंस्ड है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन का सारा पॉइंट, ठीक है, ख़त्म हो गया। चलिए इसके बाद ये पॉइंट को आपको मेन कर लीजिए इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और एक ये पॉइंट को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट होगा दैट इज अबाउट जो थर्ड रिएक्शन है। थर्ड रिएक्शन वो कौन सा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की जैसे ही बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट नाम से ही पता चला होगा, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इसको देखिए, जैसे कि आपको वहाँ पे भी हम समझाए थे, डिस्प्लेसमेंट मतलब कोई यहाँ पे अब जगह बदल दे रहा है, ठीक है। अब जगह कैसे बदलाएगा, इसका बहुत सारा फैक्टर। जैसे यहाँ पे क्या होगा, ये डिस्प्लेसमेंट, यहाँ डिस्प्लेस करने का जो मेन उद्देश्य होगा, ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्टिविटी, जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, ठीक है, वो क्या करेगा, जगह को बदल देगा, मतलब वो जगह चेंज कर सकता है, मतलब वो दूसरे को आएगा हटा देगा। मतलब इसको ऐसे समझ लीजिए कि आप अपने क्लास में ही, ठीक है, एक सीट है उस पर 2 बच्चा बैठना चाहता है, ठीक है। अभी 1 सेकंड के लिए समझ लेंगे कि यहाँ कि टीचर अभी नहीं है, तो थोड़ा सा उसकी बात कर लेते। तो यहाँ पे क्या होगा, जो ज़्यादा पावरफुल होगा वो क्या करेगा, वहाँ पे बैठेगा, ठीक है। तो जो ज़्यादा पावरफुल होगा कैसे होगा, इसी चीज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। ज़्यादा पावरफुल जो होगा, ठीक है, वही वहाँ पे बैठेगा, तो ज़्यादा पावरफुल होने वाला, ठीक है। तो जो ज़्यादा पावरफुल होगा उसी के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ भी वही होगा, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, लड़ते हैं, मारे पीटे आराम से, आज जो पावरफुल रहा, ठीक है, वो आराम से बैठता है, ठीक है, या तो बच्चा चल जाता है सर के पास, सर मार दिया, ठीक है। तो अपना अलग सबका, तो यहाँ पे हम लोग इसी से एग्जांपल से समझ रहे हैं, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो लिखेंगे क्या कि द रिएक्शन in which least reactive element is displaced by more reactive element is known as displacement रिएक्शन, ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। तो जिसमें लेस रिएक्टिव सब्सटेंस मोर रिएक्टिव सब्सटेंस के द्वारा डिस्प्लेस कर दिया जाता है, उसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल से हम लोग समझ लेते हैं। एग्जांपल नंबर फर्स्ट में हम देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, ठीक है, लेड है हमारा, मतलब पीबी जिसका सिंबल तो सॉलिड स्टेट में है, ठीक है। ये है कॉपर क्लोराइड हो गया, ठीक है, जो एक्वस फॉर्म में है। ये रिएक्ट किया है, रिएक्ट करके क्या बनाया हमारा, ठीक। अब यहाँ पे कैसे किस सब्सटेंस, तो हम ये बताएं कि जो मोर रिएक्टिव होगा, तो मोर रिएक्टिव तो यहाँ पे देखेंगे लीड और कॉपर में, तो रिएक्टिविटी सीरीज में आपको अगर देखेंगे, ठीक है, तो हमारा लीड ज़्यादा रिएक्टिव है, तो लीड ज़्यादा रिएक्टिव तो कॉपर को हटा देगा। चलिए तो कॉपर भागो यहाँ से, हो गया PbCl2, ठीक है, जो एक्वस फॉर्म में बना, और इधर से कॉपर निकल गया जो हमारा सॉलिड था, मतलब कॉपर सॉलिड स्टेट में बाहर हो गया। मतलब यहाँ पे ज़्यादा रिएक्टिव कौन था, लीड, तो लीड क्लोराइड बना, लीड को सॉल्ट बन गया।
उसी प्रकार से एग्जाम्पल नंबर 2 पे हम लोग आते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 पे जैसे ही बात करेंगे तो एग्जाम्पल नंबर 2 में देख लेते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं जिंक जेडन। ठीक है, तो जेडन हो गया हमारा, ये सॉलिड स्टेट में है। कॉपर सल्फेट CuSO4। ठीक है, ये हमारा एक्वस स्टेट में होगा। ठीक है, ये रिएक्ट करेगा, रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, जिंक है या कॉपर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे ज़्यादा रिएक्टिव हमारा जिंक है। ठीक है, तो जिंक बनेगा, तो जिंक क्लोराइड जो एक्वस। ठीक है, और यहाँ पे Cu कॉपर बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम देखेंगे क्या कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था, मतलब यहाँ जो लेस रिएक्टिव मोमो रिएक्टिव था, ठीक है, ये यहाँ से निकल गया। ठीक है, ये इसी चीज़ का हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, दैट इज आवर, वो हमारा कौन सा रिएक्शन होगा। ठीक है, वो हमारा होगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इसमें एओ को हटाया, उसमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए इस पॉइंट को हम मेंशन कर ले पहले। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की जैसे बात करें तो इसमें क्या होगा, हम बताए थे क्या कि डबल डिस्प्लेसमेंट ये वैसा रिएक्शन है, ठीक है, जिसमें क्या होगा, एलिमेंट्स अपने कंपाउंड्स होगा जो अपने आयंस को एक्सचेंज करेगा। ठीक है, ये आयंस को एक्सचेंज करेगा और इसका क्या होगा, वो मतलब एक दूसरे का आयंस को एक्सचेंज करेगा और इस प्रकार से दो लोग का डिस्प्लेसमेंट होगा। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसलिए इसको हमको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसका हम लोग लिखते हैं, इसका डेफिनेशन लिखते हैं। डेफिनेशन क्या होगा, लिखेंगे क्या, वैसा रिएक्शन जिसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, हमारा आयंस का एक्सचेंज होगा। तो मतलब द रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड एक्सचेंज देयर आयंस विथ वन अनदर, मतलब दो कॉरस्पॉन्डिंग कंपाउंड्स क्या होगा, अपने आयंस को एक्सचेंज कर लेगा। ठीक है, दैट वुड बी कॉल्ड एज ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिखते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, द रिएक्शन in which two ionic compound exchange their corresponding ions with वन अनदर, एक दूसरे से, इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, अभी इसका एग्जांपल एक देख लेते हैं, इसके एग्जांपल से हम लोग हेल्प से समझ लेंगे। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आखिर होता क्या है। चलिए एग्जांपल में सबसे पहला एग्जांपल हम लेते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल यहाँ पे ले रहे हैं, सबसे पहला एग्जांपल। ठीक है, दैट इज Na2SO4, मतलब सोडियम सल्फेट जो सॉलिड स्टेट में है। ठीक है, BaCl2 जो हमारा एक्वस स्टेट में है। ये दोनों रिएक्ट करेगा तो हमारा बनाया BaSO4। ठीक है, बेरियम सल्फेट जो सॉलिड स्टेट में होगा। ठीक है, और ये NaCl बनाएगा। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे जो ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन में आप देखिएगा डबल डिस्प्लेसमेंट से ये जो BaSO4 है, दिस इज आवर प्रेसिपिटेट। ठीक है, ये सॉलिड फॉर्म है, ये हमारा प्रेसिपिटेट है। ये सिंबल इस प्रकार से, मतलब ये नीचे सॉलिड फॉर्म होगा और बैठ जाएगा। यहाँ पे दिखाई भी देगा प्रेसिपिटेट, मतलब सेमी लिक्विड हो जाएगा प्रेसिपिटेट और नीचे ये बैठ जाएगा। ठीक है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की ये भी खासियत है कि जनरली डबल डिस्प्लेसमेंट जो होता है, ठीक है, वहाँ पे प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन भी होता है। तो इसलिए प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी हम लोग करते कभी कभी डबल डिस्प्लेसमेंट को। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे के सारे प्रेसिपिटेट रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होना जरूरी, ऐसा कोई संभव जरूरी नहीं होता है। ठीक है, ठीक है, तो इसलिए हम इस चीज़ को आपको पहले ही बता दे रहे हैं। ठीक है, चलिए तो इस चीज़ के बारे में हम लोग देखते हैं। अब इसी प्रकार जैसे दूसरा एग्जांपल के लिए आते हैं। दूसरे एग्जांपल में आके किस प्रकार से
देख लेते हैं दूसरे एग्जाम्पल्स को। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या है, एग्जाम्पल नंबर 2 में हमारा एजी मतलब एजी किसको बोलेंगे, एजी मतलब ये हो गया सिल्वर नाइट्रेट प्लस NaCl जो हमारा एक्वस फेज में है। ठीक है, ये कैसा सॉलिड स्टेट में, ये दोनों रिएक्ट करेगा तो बनाएगा क्या, AgCl। ठीक है, जो कि सॉलिड स्टेट होगा, उसके साथ NaNO3 मतलब NaNO3 कहने का मतलब क्या होगा, सोडियम नाइट्रेट। अब यहाँ पे देखिएगा एक चीज़ पॉइंट, यहाँ पे जैसे पिछले रिएक्शन में AgNO3, ठीक है AgNO3 है, NaCl है। चलिए यहाँ NaCl के बल जगह पे Cl के साथ क्या आ गया, Ag आ गया मतलब सिल्वर आ गया, और नाइट्रेट के साथ क्या आ गया, सोडियम आ गया, सोडियम नाइट्रेट आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार देखें कि इस डबल डिस्प्लेसमेंट दो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, एक यहाँ से एक पहला डिस्प्लेसमेंट और यहाँ से यहाँ एक दूसरा डिस्प्लेसमेंट हुआ। ठीक है, तो इसलिए इसको बोला जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ पे भी देखिए जो AgCl ये भी एक प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग देखें क्या, दिस वाज द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट। इसमें भी एक और रिएक्शन है। ठीक है, यहाँ पे भी देखेंगे इस रिएक्शन में। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा हम लोग लिख लेते हैं, इसको इंपॉर्टेंट है, NCERT का दिया गया, इसलिए इस रिएक्शन को हम लोग नोट में करके लिखेंगे, इसका नोट करेंगे। ठीक है, इसका नोट करके लिखते हैं हम यहाँ पे। नोट में करके क्या लिखेंगे देखते हैं, लिखें रिएक्शन क्या है वो। ठीक है, वो है क्या, जब आयरन सल्फाइड रिएक्ट करता है किससे, हाइड्रोजन सल्फेट से। जब आयरन सल्फाइड हाइड्रोजन सल्फेट से रिएक्ट करता है तो इसमें क्या करता है, दे वुड हैव बीन द फॉर्मेशन, और यहाँ पे क्या होता है FeSO4 का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और बाद में H2S मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड ऑब्टेन्ड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी चलिए लिख लेते हैं, पहले इसको हम लोग लैंग्वेज लिख लेते हैं। ठीक है, लिखेंगे क्या, वेन आयरन सल्फाइड HCl sulfide react with hydrogen सल्फेट। जब हाइड्रोजन सल्फेट से रिएक्ट करता है देन आयरन सल्फेट इज ऑब्टेन्ड। क्या ऑब्टेन्ड होता है हमारा, आयरन सल्फेट इज ऑब्टेन्ड along with हाइड्रोजन सल्फाइड इज ऑब्टेन। मतलब क्या क्या होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड एक आपको मिलेगा रिएक्शन के बाद, और आयरन सल्फेट मतलब आयरन सल्फाइड हाइड्रोजन सल्फेट से रिएक्शन करेगा। ठीक है, तब यहाँ पे हमारा जो फॉर्मेशन होता है दैट इज आवर, ठीक है वो क्या चीज़ होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड और आयरन सल्फेट का फॉर्मेशन होता है। तो इसका रिएक्शन देख लेते हैं। ये हमारा FeS आयरन सल्फाइड हो गया ये। ठीक है, रिएक्ट करेगा H2SO4 जिसको हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड ही बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या बनाएगा, फेरस सल्फेट बनाएगा FeSO4, इसके साथ साथ H2S हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी ख़त्म हो गया। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा रिएक्शन है वो रिएक्शन नंबर जो 5 नंबर में रिएक्शन है, जो हमारा क्या है ये भी बताएं, जो प्रेसिपिटेट रिएक्शन है। ठीक है, ऊपर इसका एग्जाम्पल तो ऊपर में ही है, ठीक है और भी दिया जाएगा। ठीक है, प्रेसिपिटेट रिएक्शन यहाँ पे 5 नंबर लिखते हैं, दैट इज आवर प्रेसिपिटेट रिएक्शन। प्रेसिपिटेट या प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, तो इसको सिंपली ऐसे भी बोल सकते हैं, रिएक्शन इन विच प्रेसिपिटेट इज ऑब्टेन प्रेसिपिटेट, जिसमें हमको मिलता है दैट वुड बी कॉल्ड एज ए प्रेसिपिटेट रिएक्शन, उसी को हम लोग प्रेसिपिटेट रिएक्शन या बोल सकते हैं द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन विच प्रेसिपिटेट इज ऑब्टेन। लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलना फिर से वही, तो सिर्फ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगा, इसलिए इस चीज़ को हम यहाँ पे थोड़ा सा मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिखते हैं द रिएक्शन in which
in which there is formation of a insoluble solid substance ब्रैकेट में लिख देते इसी को कॉल्ड precipitate is known as इसको क्या बोलेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, इसका एग्जांपल अगर बात करें तो ऊपर में जो दिया गया, ऊपर वाला भी जो ये दोनों दिया गया था, ये जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, वो दोनों बिल्कुल एग्जांपल है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी बिल्कुल वही, यहाँ पे भी कुछ ऐसे रिएक्शन आपको हम दिखा रहे हैं। ठीक है, जो डबल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हो या नहीं भी हो सकता बोले थे ये, जैसा कि चलिए इसका रिएक्शन सबसे पहले देखते हैं। क्या इसका रिएक्शन में हम देख रहे हैं, क्या CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट करेगा, ये सॉलिड स्टेट में है, किससे CO2 जब गैस है। ठीक है, इसके साथ H2O लिक्विड है। ठीक है, ये जो रिएक्शन है दैट रिएक्शन विल टेक प्लेस एट रूम टेम्परेचर। ये रिएक्शन कब होगा, रूम टेम्परेचर होगा। लिखेंगे यहाँ पे एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर के बाहर ये दूसरा सब्सटेंस का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हम मेंशन कर दिए हैं रूम टेम्परेचर। तो ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मेशन करता है, सॉरी कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मेशन करता है, ये भी अपना सॉलिड स्टेट में होगा। ठीक है, तो ये भी रिएक्शन। अब इसमें देखिए इसमें है क्या, इसमें जो पॉइंट है, इस रिएक्शन के जो क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, हम इसके बारे में थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं, इसको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। ठीक है, इसमें है क्या कि अगर एक्सेस CO2 लाइम वाटर से हम लोग एक्सेस CO2 एक नोट पॉइंट में लिख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा, जो NCERT का डू यू नो में जो होगा, डू यू नो में होगा। ठीक है, नोट क्या लिख लेते हैं यहाँ पे, इफ़ अगर क्या होता है, इफ़ एक्सेस, ठीक है, अगर एक्सेस क्या किया जाए, इफ़ एक्सेस CO2 इज पास्ड थ्रू lime water then milkiness disappear। ठीक है, मिल्कीनेस क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। एंड द सॉल्यूशन बिकम्स क्लियर। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, बिल्कुल साफ सुथरा हो जाएगा, बिकम्स क्लियर। अब ऐसा होगा क्यों, तो ठीक है, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि वहाँ पे क्या होगा, इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट क्या हो जाएगा, दैट वुड बी बिकम दैट कन्वर्टेड इनटू द सोलुबल कैल्शियम बाइकार्बोनेट। वो क्या चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, सोलुबल कैल्शियम बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसा इसलिए होगा, समझ में आ रहा हो, तो CO2 जब इससे पास किया जाएगा तो ये हमारा होगा। ठीक है, दूसरे एग्जाम्पल पे हम लोग आते हैं। ठीक है, CaOH का होल ट्वाइस प्लस CO2। ठीक है, ये हो गया हमारा, ये हमें यहाँ पे एप्लीकेशन यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, ये होगा प्रेसिपिटेट, ये भी बनेगा, लेकिन ये प्रेसिपिटेट जैसे हम लोग वाइट वॉशिंग करते हैं। ठीक है, तो वाइट वॉशिंग करते वक्त क्या होता है, वाइट वॉशिंग करते वक्त क्या होता है, वाइट वॉशिंग करते वक्त होता क्या है कि वहाँ पे जैसे ही क्या होता है, दे वुड हैव बीन द, जैसे हम लोग वाइट वॉश चूना को लगाएं, पानी वानी डाल के क्या कि दीवार में लगाएं, दीवार में लगाने के बाद होता क्या है कि वहाँ पे जैसे ही वो पेंट कर देते हैं, पेंट करने के बाद हुआ क्या वो, ठीक है, दैट वुड बी कन्वर्ट, जैसे उसको पेंट हो गया तो पेंट होने के बाद आफ्टर ए पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होता है, उठ जाता है, मतलब एवापोरेट हो जाता है। और वाटर मॉलिक्यूल्स एवापोरेट जो है तो उस पर जो बच गया वही हमारा कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ठीक है, तो ये लिख देते हैं यहाँ पे, दिस इज द केस ऑफ वाइट वॉशिंग ऑफ वॉल। ये किसका केस है, ठीक है, दीवार का वाइट वॉशिंग का ये केस है। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, ये तो था डेट वाज हमारा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ये हमारा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन था। ठीक है, नेक्स्ट हम जो रिएक्शन पढ़ेंगे, जो एसिड बेस सॉल्ट में भी पढ़ेंगे। ठीक है, उसको भी यहाँ पे हम लोग देख ही ले रहे हैं। ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे ही पढ़ ही लेते हैं। ठीक है, तो इस रिएक्शन में जैसे ही बात करते हैं क्या, थोड़ा सा
पॉइंट नंबर 6, हमारा पॉइंट नंबर 6 क्या होगा? पॉइंट नंबर 6 इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होगा, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्या होता है? इसका हम जानते ही है कि द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस इज नोन एज टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। वैसा रिएक्शन जिसमें क्या एसिड बेस कंबाइन करता है सॉल्ट और वाटर फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। इसके लिए हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं, जो क्लास 7 में भी आपको एसिड बेस सॉल्ट चैप्टर में बताया गया होगा। तो इसको लिख लेते हैं, इसको लिखें क्या? द रिएक्शन between acid and base to form salt and water is known as neutralization रिएक्शन, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे? न्यूट्रलाइजेशन। मतलब सॉल्ट और वाटर का जो फॉर्मेशन करेगा जिस रिएक्शन में, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन मतलब उसमें कोई चार्ज नहीं, मतलब वो कैसा भी किसी के साथ कोई रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है। उसको इसका एग्जाम्पल एक लिख लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। एक एग्जाम्पल लिख लेना जरूरी है, ये आके बाकी एसिड बेस सॉल्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे ही, ठीक है। फिर भी एक लिख लेते हैं, ठीक है। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड जो एक बेस है, ठीक है, एक बेस है, ठीक है। ये रिएक्ट करेगा HCl जो हमारा एक्वस फॉर्म में होगा, एसिड है, ठीक है। ये रिएक्ट करेगा तो हमारा फॉर्मेशन क्या चीज़ की करेगा? NaCl, ठीक है। NaCl जो हमारा सॉल्ट है, ठीक है, और डेट टू लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ H2O वाटर बनेगा। मतलब हमें ये क्या हुआ? ये बेस है, ये हमारा एसिड है, ये सॉल्ट बना और ये हमारा वाटर हो गया, ठीक है, H2O, ठीक है। तो हम बताए थे अभी क्या कि जो बेस एसिड और बेस का रिएक्शन में क्या हो, सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं? डेट वुड बी कॉल्ड एज ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। उसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। ये हमारा था छठे रिएक्शन, ठीक है। छठे रिएक्शन ये थे, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन में पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन हमारा क्या है? डेट इज आवर, नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ेंगे डेट इज आवर, ठीक है। वो रिएक्शन में हम लोग क्या पढ़ेंगे? अबाउट थर्माइट रिएक्शन, ठीक है। वो हमारा थर्माइट रिएक्शन पढ़ेंगे। मतलब थर्माइट रिएक्शन, व्हाट डू यू मीन बाय थर्माइट रिएक्शन। अब चलिए, वहाँ पे हम मेंशन किए थे कि थर्माइट रिएक्शन भी आपको बताएंगे, इसलिए यहाँ पे अब देखिए थर्माइट रिएक्शन क्यों बताना जरूरी था, क्यों नहीं भी बताते तो कोई, तो एक्चुअली तो वहाँ पे देखिए बहुत सारे पॉइंट है यहाँ पे थर्माइट रिएक्शन के लिए, ठीक है। इसलिए हम इसको यहाँ पे आपको हम बता दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये रेडॉक्स रिएक्शन के हो सकता है, रेडॉक्स रिएक्शन के बाद इसको बताना चाहिए। चलिए रेडॉक्स रिएक्शन के बाद ही बताएंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन का पॉइंट, ठीक है, जो हमारा होगा रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या? हम डेट वी विल स्टडी अबाउट द रेडॉक्स रिएक्शन। हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। पॉइंट नंबर 6 रिएक्शन नंबर 7, ठीक है। क्या हमारा? रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। रेडॉक्स रिएक्शन की जैसे ही बात करते हैं तो रेडॉक्स रिएक्शन में आके हमको क्या पढ़ना है, ठीक है। रेडॉक्स रिएक्शन में हम लोग क्या पढ़ेंगे वो देख लेते हैं, ठीक है। तो रेडॉक्स रिएक्शन में क्या बोलेंगे, ठीक, ठीक है। मतलब द रिएक्शन इन विच oxidation and reduction take place is known as redox reaction। a combination of oxidation and reduction process is known as redox reaction, ठीक है। उसके बाद अब ये इतना बताएंगे, उसके बाद ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, ये सब बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग अबाउट द, लिखेंगे क्या, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, लिखते हैं ए कॉम्बिनेशन ऑफ oxidation and reduction process is known as redox reaction,
ठीक है। मतलब वैसा ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस का जो दोनों एक साथ है उसी को हम क्या बोलते हैं, दैट वुड बी कॉल्ड एज, उसी को हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, बाद में हम ये दोनों प्रोसेस को यहाँ डिफाइंड करके लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एक लिख लेते हैं ताकि, चलिए यहाँ पे H2S हो गया प्लस SO2, मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, ये रिएक्ट करेगा तो क्या बनाया, ये सल्फर प्लस 2H2। यहाँ पे जैसे ही बात करेंगे, ठीक है, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किसको बोलते हैं, तो ऑक्सीडेशन अभी जस्ट बताएंगे कि ऑक्सीडेशन में क्या होता है, दे वुड हैव बीन द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन में क्या देखें, ऑक्सीडेशन में हम लोग देखेंगे क्या कि यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा, मतलब ऑक्सीजन का ऐड होगा। ठीक है, जबकि अगर हम देखते हैं कि रिडक्शन में देखते हैं क्या, तो वहाँ पे ऑक्सीजन का रिमूवल होगा। उसी प्रकार सेकंड पॉइंट देखेंगे तो ऑक्सीडेशन में क्या होगा, रिमूवल हाइड्रोजन होगा, जबकि रिडक्शन में क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा। तो यहाँ पे देखते हैं, इस पॉइंट से देखते हैं, यहाँ से देखते हैं। तो अगर यहाँ से यहाँ देखेंगे, मतलब ये सल्फर डाइऑक्साइड से देखेंगे इस पॉइंट तक, यहाँ तक के देखें, तो यहाँ तक देख रहे हैं क्या, यहाँ ऑक्सीजन था, यहाँ से ऑक्सीजन गायब। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ था, यहाँ से ऑक्सीजन गायब, मतलब ऑक्सीजन गायब, मतलब ऑक्सीजन का रिमूवल किस में था, रिडक्शन में। तो ये प्रोसेस हमारा रिडक्शन हो गया। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे देखें क्या कि जो यहाँ पे सल्फर, यहाँ पे क्या हो रहा है, सल्फर, इसके लिए यहाँ पे देख लिए हमारा ये रिएक्शन हो गया। ठीक है, सेकेंड प्रोसेस क्या है हमारा, H2S को देखते हैं, ये इस पे क्या हो रहा है, व्हाट डू हैपेंड इन दिस, इस पे हो क्या रहा है। तो इस पे जैसे ही देखेंगे तो इसमें हो रहा है H2S, यहाँ पे आए तो यहाँ पे देखें क्या, ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे ये हाइड्रोजन नहीं, सल्फर हट रहा, तो सल्फर हटा, तो यहाँ पे तो कोई पता चल नहीं रहा। ठीक है, तो अब चलिए यहाँ पे आते हैं, इस पॉइंट पे आते हैं, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस सल्फर में, इसमें इससे क्या हो रहा है, अगर इससे बात करते हैं तो इसमें क्या हो, सल्फर यहाँ पे क्या हो रहा है, सल्फर तो रह रहा है लेकिन हाइड्रोजन हट जा रहा है। तो हाइड्रोजन का हटना मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, अभी बताएं कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज, ठीक है, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ से यहाँ फिर से ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, इस प्रकार से ये जो एग्जाम्पल होगा, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, अब दूसरी पॉइंट की बात करेंगे, यहाँ पे हम जो पॉइंट हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है, डैट इज आवर, जब ये रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन किसको कहते हैं, रिडक्शन किसको कहते हैं, अब इसको डिटेल्स में पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय, हमारा क्या, सबसे पहले हम आते हैं ऑक्सीडेशन ही आ जाते हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट ऑक्सीडेशन क्या होगा, ऑक्सीडेशन किसको कहते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको कहेंगे। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन की जैसे ही बात करते हैं तो ऑक्सीडेशन किसको कहेंगे। ठीक है, ऑक्सीडेशन अभी बताएं क्या, रिएक्शन में क्या क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन को हटना चाहिए, ऑक्सीजन शुड बी रिमूव्ड, ऑक्सीजन हटना चाहिए, सॉरी, ऑक्सीडेशन में हमारा ऑक्सीजन को ऐड होना चाहिए और हाइड्रोजन को हटना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, द रिएक्शन विच इन्वॉल्व्स, जिसमें क्या होना चाहिए, विच इन्वॉल्व्स, क्या होगा, पहला, अभी बताएं क्या, एडिशन, किसका एडिशन होना चाहिए, बेचारा ऑक्सीजन का, किसका, ऑक्सीजन का। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन अगर ऐड होगा तो हाइड्रोजन कहता है कि ना हम तो भागेंगे, तो हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन का रिमूवल हो गया, तो यहाँ हो गया रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, इस प्रकार से हमारा ऑक्सीडेशन, और तीसरा पॉइंट भी है। ठीक है, एक है, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट है उसको अलग से हम बताएंगे वहाँ पे पॉइंट पे एक लेके। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट में एक जो थर्ड पॉइंट हम यहाँ पे लिखेंगे तो क्या होगा, दैट ऑक्सीडेशन के लिए इलेक्ट्रॉन को लॉस होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी ऑक्सीडेशन कहते हैं। ठीक है, तो चलिए उसके बाद में देखेंगे, अभी फिलहाल इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं तो एग्जाम्पल एक लिख लें ताकि हमारा समझ में आ जाए आसानी से। चलिए, क्या हो गया हमारा, इजी एग्जाम्पल एक है। ठीक है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल दैट वुड लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे देखिए ये कार्बन है। ठीक है, यहाँ पे कार्बन क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो कार्बन यहाँ से यहाँ ऐड हो जा रहा है। ठीक है, तो कार्बन यहाँ से यहाँ ऐड हो गया, यहाँ से यहाँ कार्बन का
एडिशन हो रहा, ठीक है। तो एडिशन हो रहा है कार्बन को, तो ये जो हमारा प्रोसेस होगा दैट प्रोसेस इज नोन एज ऑक्सीडेशन, ये प्रोसेस हमारा ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर देखते हैं पॉइंट कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको कहते हैं, ठीक है। तो जो ऑक्सीडेशन कहलाएगा वही कहलाया जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चलिए उसको लिख लेते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो लिखेंगे द सबस्टांस विच कॉजेज एडिशन ऑफ, एक थोड़ा सा डिटेल्स में करके लिखेंगे, ठीक है। द सबस्टांस which causes addition of oxygen and removal of hydrogen is known as, उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे, ठीक है। इस प्रकार से हमारा ऑक्सीडेशन ख़त्म हो गया। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है दैट इज आवर रिडक्शन, वो क्या पॉइंट है हमारा, रिडक्शन का पॉइंट है, ठीक है। तो रिडक्शन पॉइंट की बात करें तो व्हाट डू मीन बाय रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब क्या होता है। तो रिडक्शन का मतलब जो अपोजिट उससे होगा, दोनों प्रोसेस का अपोजिट होगा रिडक्शन, ठीक है। रिडक्शन में भी देख लेते होता क्या है, होगा क्या जो होना था, यही होगा जो खुदाए मंजूर हो। चलिए यहाँ पे लिखेंगे द रिएक्शन विच इन्वॉल्व्स क्या, फर्स्ट में होगा, फर्स्ट में ये यहाँ था एडिशन, तो यहाँ पे हो जाएगा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा हमारा, दिस वुड बी कॉल्ड एज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन का एडिशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा था रिडक्शन प्रोसेस, मतलब उसका जल्द बिल्कुल उल्टा होना था, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, अब रिडक्शन तो देख लिया, अब रिड्यूसिंग एजेंट, तो रिड्यूसिंग है बिल्कुल वहाँ पे भी बिल्कुल सेम, यहाँ पे भी हम लिखेंगे व्हाट डू मीन रिड्यूसिंग एजेंट, यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो फिर से लिखेंगे द सब्सटेंस विच कॉजेज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ये सिंपली डेफिनेशन लिखते हैं द सब्सटेंस विच कॉजेज ऑक्सीडेशन, जो ऑक्सीडेशन करवाता है, तो लिखेंगे क्या, द सब्सटेंस which causes removal of oxygen and addition of hydrogen is known as reducing एजेंट, इसको क्या बोलेंगे हम, रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे, ठीक है। अब चलिए इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, थोड़ा सा एग्जांपल इसको देख लेते हैं, इसका एक एग्जांपल क्या होगा हमारा, चलिए इसका एग्जांपल एक देख लेते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल हमारा होगा कॉपर ऑक्साइड प्लस H2, क्या बनाया, ये कॉपर बनाया प्लस H2 बाहर निकल गया। चलिए इसको अब यहाँ से देखिए क्या है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो देखिए पहले ही पॉइंट में देखा है हमारा, इसमें क्या हो रहा, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। चलिए यहीं से हम लोग आ जाते हैं, ठीक है। तो रिमूवल हो रहा, तो दैट वुड बी कॉल्ड एज ए रिडक्शन प्रोसेस हो गया, ये हमारा रिडक्शन। इस प्रकार से हमारा रिडॉक्स रिएक्शन खत्म हो गया। आप ये 5 क्लास में जाएगा, रिडॉक्स रिएक्शन बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा है, ठीक है। ये इतना एक पेज का ही नहीं है, ठीक है, बहुत बड़ा है ये, ठीक है। चलिए हम इसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, अगर हम बात करेंगे तो अभी हम बताया था क्या कि हम थोड़ा सा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट इसमें नहीं लिखे हम पॉइंट, ठीक है। दो ही पॉइंट बताए हैं, तीसरा पॉइंट हम आपको खींचे हैं, वो पॉइंट हम अभी बताने जा रहे हैं, ठीक है। दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट क्या है वो देखते हैं, बिल्कुल ईजी है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, कुछ माथा चंगल करने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। चलिए आते हैं,
चलिए देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, व्हाट इज द ये इसका क्या पॉइंट है, इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं, इसका एक लाइन लिखेंगे। ठीक है, लियो, ठीक है, लियो द लायन सेज कर, लियो द लायन सेज कर, ये दोनों पॉइंट, ये दोनों चीज़ को, ठीक है, एक लाइन को याद रखेगा आपको, इससे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, आपको रेडॉक्स रिएक्शन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट याद हो जाएगी। चलिए अब इसको हम डिफाइन थोड़ा सा कर लेते हैं। लियो, लियो मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हो गया क्या, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का अगर लॉस हो रहा है तो डेट वुड बी कॉल्ड एज ए ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे GeR है तो ये हो जाएगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो यही एक पॉइंट था जो आपसे हम वहाँ पे छाटे थे। ठीक है, और यहाँ पे आपको बताया गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि फ्लोरीन के पास सबसे ज़्यादा मतलब सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है, फ्लोरीन इज द हाईएस्ट मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है, क्यों बोलिए। ठीक है, अगर किसी को पता हो तो आप काइंडली वीडियो देखते वक्त ईमानदारी पूर्वक, ठीक है, ईमानदारी से, ठीक है, आप लोग कमेंट में, ठीक है, उसी समय जैसे ही क्वेश्चन पूछा जाए आप वहाँ पे जवाब दीजिएगा। ठीक है, हम देखने का ऐसा नहीं कि थोड़ा सा ईमानदारी दिखाइएगा, क्योंकि आप तो देखेंगे नहीं वहाँ पे। ठीक है, लाइव होता तब ना। चलिए तो आप लोग वहाँ पे लिखिएगा। ठीक है, अभी हम बताने जा रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या हमारा है। अब बहुत जगह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोई ओलंपियाड ये सब वगैरह कोई देते होंगे तो इसमें ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। वाई फ्लोरीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, फ्लोरीन को सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों कहते हैं। ठीक है, ठीक है, तो क्यों कहते हैं, चलिए यहाँ पे लिखते हैं। लिखेंगे क्या, क्योंकि इसके पास बिकॉज फ्लोरीन हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेनिंग कैपेसिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसको पता नहीं होगा व्हाट डू मीन बाय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन गेनिंग कैपेसिटी देन ऑल अदर एलिमेंट इन पीटी, मतलब पीरियोडिक टेबल। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा पहला हो गया। अब इसके बाद जो लास्ट हमारा जो टॉपिक है वो हमारा है क्रोजन और रेंसिडिटी। ठीक है, क्रोजन और रेंसिडिटी क्या टॉपिक है हमारा, क्रोजन एंड रेंसिडिटी। ठीक है, एक है मेटल वगैरह में जंग लगना जिसको बोलते हैं, दूसरा है फूड बर्बाद होना। ठीक है, तो डेट वुड बी कॉल्ड एज ए, एक हो गया क्रोजन, दूसरा हो गया रेंसिडिटी। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं व्हाट डू मीन क्रोजन और रेंसिडिटी कहते हैं। क्रोजन क्या है, मतलब जो मेटल का डिग्रेडेशन होता है, मेटल का जो बर्बाद होता है। ठीक है, एनवायरमेंटल फैक्टर, चाहे मॉइस्चर हो या एसिड हो या कोई और भी कारण हो जिसके कारण मेटल बर्बाद हो रहा है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द ऑक्साइड फॉर्मेशन से, जिसको हम रस्टिंग बोलते हैं, तो डेट वुड बी कॉल्ड एज ए क्रोजन। इसको प्रिवेंट करने का बात करते तो प्रिवेंशन की बात करते तो पेंट कर दें, या तो ग्रीस कर दीजिए, ग्रेसिंग कर दीजिए। ठीक है, या तो गल्वेनाइजेशन कर दीजिए। ठीक है, रेंसिडिटी की बात करें तो रेंसिडिटी में ये नेचुरल ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन है, जिसमें हम लोग देखेंगे क्या कि इसमें आपको इजीली जो मेटल, इसका क्या होगा, ऑक्सीडेटिव फैट का वॉइल, जो वेजिटेबल्स होता है, चावल होता है या जो कुछ भी होता है, उसमें जो फैट का जो
डिग्रेड हो जाता है, ठीक है, उसी को रेंसिडिटी कहते हैं। इसके लिए हम वैक्यूम पैकिंग कर सकते हैं या ये एयर को रिप्लेस कर सकते हैं या और बहुत तरीका। चलिए सबसे पहले हम लोग आते हैं अपने पॉइंट्स पे। क्या हमारा है, दैट इज आवर कोरोजन। कोरोजन, चलिए कोरोजन, तो इसका डेफिनेशन लिखते हैं। द डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल ड्यू टू environmental factor like moisture और acid इज नोन एज, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कोरोजन बोलेंगे। और इसी के साथ एक जो प्रोसेस जो होता है, जो मॉइस्चर के कारण जो ऑक्साइड फॉर्मेशन होता है, दैट वुड बी कॉल्ड एज रस्टिंग। तो यहाँ पे रस्टिंग को भी डिफाइन हम लोग कर ही लेते हैं, रस्टिंग किसको कहते हैं, ठीक है। रस्टिंग के जैसे ही बात करते हैं तो क्या होगा, सिंपली लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड एज ए लेयर ऑन मेटल इज नोन एज, इसको क्या बोलते हैं, रस्टिंग, जिसको इसको जनरली हम अपने लैंग्वेज में क्या कहते हैं, जंग लग गया है, ठीक है। जैसे इस कहते हैं ना उस आदमी में जंग लग गया है, ठीक है, तो वही हम यहाँ पे भी देखेंगे, ठीक है। उसमें जंग लग गया, कैसे जंग लग गया, इसी चीज़ के बारे में हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे जो हमारा सबसे पहला जो पॉइंट होगा जो ये कोरोजन का, ठीक है, इसको कैसे प्रिवेंट करेंगे, ठीक है। प्रिवेंट कैसे करें, तो यहाँ पे लिखेंगे मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन, मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन, ठीक है। इसको बचाने का मेथड क्या होगा, हाउ वी कैन प्रिवेंट इट, कैसे इसको बचाएंगे, ठीक है। तो अभी बताएं इसको प्रिवेंशन की मेथड की बताएं। सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा मेटल ऑब्जेक्ट है उसको पेंट कर देंगे, मतलब बाई पेंटिंग, पहला उपाय, जो सबसे इजी उपाय, ठीक है। दूसरा, क्योंकि ज़्यादा वाइलिंग है, ग्रीसिंग भी है, ठीक है। दूसरा, ठीक है, वाई ग्रीसिंग, ग्रीस होता है जो गाड़ी वाड़ी में जो चक्का देखे होंगे, चक्का के बगल में जो घी की तरह होता है, जो लस लस होता है, डैट इज ग्रीस, जिसको हम वैसलिन है ना, वैसलिन ही एक तरह से कहिए। एंड वाइलिंग, या तो वाइलिंग, तो ये जो ज़्यादा है ये ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा, ठीक है, ये ज़्यादा थी रहता है, ठीक है। जो थर्ड हमारा पॉइंट है वो क्या है, बाई गैल्वेनाइजेशन। अब ये गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, ठीक है। तो गैल्वेनाइजेशन की जैसे ही हम बात करें तो ये क्या हो, दिस इज द प्रोसेस ऑफ, ये एक प्रोसेस है कि मेटल पे जिंक का एक थिन लेयर चढ़ाने का जो प्रोसेस होता है, डैट वुड बी कॉल्ड एज ए, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। तो इसको भी एक छोटा सा डेफिनेशन के तौर पे हम लोग इसको लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए इसके आगे हम बात करते हैं, तो क्या होगा हमारा गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। गैल्वेनाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो क्या लिखेंगे हम लोग, द प्रोसेस ऑफ कोटिंग आयरन ऑब्जेक्ट विथ अ थिन लेयर ऑफ जिंक के लेयर से अगर हम कोट कर रहे हैं तो डेट वुड बी कॉल्ड एज, उसी को हम क्या बोलते हैं, नोन एज गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। इस प्रकार से हमारा क्रोजन एक छोटा प्रोसेस था, ये हमारा ये भी ख़त्म हो गया, ठीक है। अब जो हमारा एक लास्ट जो बचा डेट वुड बी कॉल्ड एज, वो हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो हमारा क्या है, जो अगला पॉइंट है वो है हमारा रैंसिडिटी। क्या है, रैंसिडिटी, क्या होगा, रैंसिडिटी, ठीक है। रैंसिडिटी की बात करते तो रैंसिडिटी बताएं क्या, कि फूड का बर्बाद होना होगा, ठीक है। तो लिखेंगे क्या इसका डेफिनेशन, द नेचुरल ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन ऑफ फैट्स
and oils from food इज नोन एज, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रैंसिडिटी। क्या बोलेंगे, रैंसिडिटी बोलेंगे। ठीक है, अब ये इसको मतलब फूड का जो डिग्रेडेशन होता है, ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन होता है फैट्स ऑयल का फूड से, ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रैंसिडिटी बोलते हैं। अब उसकी बात है कि इसको कैसे बताएंगे, मतलब हाउ कैन बी प्रिवेंट रैंसिडिटी, रैंसिडिटी को बचाने का क्या तरीका होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी लिखेंगे मेथड ऑफ प्रिवेंशन, मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन। ठीक है, प्रिवेंशन का मेथड, हाउ के वी कैन प्रिवेंट इट, इसको कैसे हम लोग प्रिवेंट करेंगे, ठीक है, कैसे बचाएंगे। ठीक है, तो बहुत अलग अलग चीज़ के लिए अलग अलग उपाय हैं, जैसे बाई एडिंग एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, जो हमको फूड को डिग्रेड होने में, ठीक है, देरी मतलब फूड को देरी से डिग्रेड होने के में हेल्प करता है। मतलब इसको अगर 10 घंटा तो ये 4 घंटे, 10 घंटा में अगर डिग्रेड होना था तो ये 15 घंटा में होगा, बर्बाद होगा 15 घंटा बाद। ठीक है, तो इसको एंटीऑक्सीडेंट के रूप में, ठीक है, जैसे इसका एक एग्जांपल है विटामिन डी, विटामिन ई। दूसरा क्या है हमारा, वैक्यूम पैकिंग। ठीक है, जैसे कोई सामान है उसको हम वैक्यूम पैकिंग करेंगे, उससे भी हम कर सकते हैं। ठीक है, उसमें हवा है ही नहीं तो रिएक्ट किसके साथ करेगा, नहीं रिएक्ट करेगा तो डेट वुड नॉट, वो बर्बाद भी नहीं होगा। तीसरा क्या होगा, जो हमें बिस्किट ये सब वगैरह होता है इन सब में यूज होता है, रिप्लेसिंग एयर बाई नाइट्रोजन। अगर फूड आर्टिकल्स है, फूड मतलब खाने वाले सामान है, तो जिसमें क्या करते हैं, जो एयर है उस एयर को नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन क्या होता है, कम रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव होता है, इसलिए हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसको जगह पे जो हमारे कुरकुरे का पैकेट देखते हैं ना, पूरा फुला हुआ है, खोलते तो निकलता है छोटा सा, मतलब खोदा पहाड़ निकली चूहिया वाला कहानी हो जाता है। ठीक है, तो हमारा वो था 4 पॉइंट में देखें तो रेफ्रिजरेशन, रेफ्रिजरेशन ऑफ फूड, मतलब फूड को फ्रिज में डाल के, मतलब फ्रिज में रख देते हैं अगर फूड को, ठीक है, तो उससे भी वहाँ पे से भी क्या होगा, हमारा फूड क्या हो जाएगा, मतलब एसिड होने से बच जाएगा। ठीक है, तो दीज आर द सम पॉइंट्स, दीज आर सम मेथड बाय विच, मतलब इसको कुछ पॉइंट है जिसको आसानी से हम लोग कर सकते हैं। जैसे आपको मम्मी अगर पेड़ा को बहुत ज़्यादा दिन रखना होगा तो पेड़ा रखने के लिए ज़्यादा दिन क्या करती है, उसमें अगर एक्स्ट्रा शुगर ऐड कर दे तो ये भोजन बहुत, मतलब पेड़ा होता है ज़्यादा दिन के बाद वो क्या करते हैं उसमें वो ख़राब होता है। ठीक है, इसके बाद एक छोटा सा एक पॉइंट है, उसको हम लोग लिख लेते हैं थोड़ा सा हाईलाइटेड में। ठीक है, कि जो सबसे बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट होता है वो हमारा क्या होता है, विटामिन ई। विटामिन ई इज बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट, सबसे अच्छा एंटीऑक्सीडेंट हमारा विटामिन ई ही होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी एग्जामिनेशन पॉइंट है, मतलब ये अगर बात करते हैं कम्पिटेटिव एग्जाम में, कम्पिटेटिव एग्जाम में इस तरह के छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो गया। ठीक है, इस प्रकार से हमारा ये चैप्टर टोटली के टोटली ख़त्म हो गया। ठीक है, अब चलिए एक चीज़, हाँ, उसके बाद आप हमारे चैनल को देखते रहें। ठीक है, अगर आपको जो भी, ठीक है, अब उसके बाद है कि नेक्स्ट वीडियो क्या चीज़ का अपलोड होगा तो आपको हम बता देते हैं आज। ठीक है, कि नेक्स्ट वीडियो विल बी अपलोडेड विद द फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स का वीडियो अपलोड होगा। ठीक है, दैट वीडियो कंप्रोमाइजेज ऑफ द, वीडियो में क्या होगा, उस वीडियो में आपको हम बता देंगे दैट वुड बी इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, उस वीडियो में आपको इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, मतलब अगले वीडियो में हम जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर शुरुआत करेंगे। ठीक है, इसके लिए अब चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। हाँ, एक पॉइंट और इसमें छूट गया क्या, जैसे एग्जाम्पल एनसीईआरटी में क्वेश्चन है क्या, कि रेस्पिरेशन इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्यों रेस्पिरेशन, क्योंकि ऑक्सीडेसिव ब्रेकडाउन ऑफ फूड होता है, डैट इज ए क्या हो, डैट इज ए ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि इसमें हीट रिलीज होता है। ठीक है, तो जिस प्रोसेस में हीट रिलीज होगा तो डैट विल बी एक्सोथर्मिक प्रोसेस, तो रेस्पिरेशन क्या हमारा एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। ठीक है, इस चीज़ के, ठीक है, ये सारे पॉइंट्स थे हमारे, जितने भी पॉइंट्स थे सबके बारे में हम लोग स्टडी कर लिए। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, हमारे चैनल को इस प्रकार आप लोग देखते रहिए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो आप शेयर कीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इससे सामने वाले का मतलब इम्प्रेशन, मतलब सामने वाले को
अगर आपको कोई किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो नंबर दिया गया था डिस्क्रिप्शन में डायरेक्टली जाके आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, आप कभी कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको वहाँ पे जवाब मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, ओके गाइज, स्टे ब्लेस्ड। ठीक है, हमारा ये लास्ट यही टॉपिक, यही टाइटल हुई होता है, स्टे ब्लेस्ड। ठीक है, लास्ट लॉकडाउन में आप भी लॉक रहें और आसानी से पढ़ाई कीजिए। ठीक है, नो प्रॉब्लम। आप ठीक है, आप इसी प्रकार से किसी को अगर कोई और भी चैप्टर पढ़ना होगा तो आपको एक साथ मतलब और भी वीडियो अपलोड किया जा सकता है, किसी को और भी चैप्टर पढ़ना होता है, ठीक है, तो भी अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, जैसे डिमांड पे, ऐसे फ़िलहाल तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए देख रहे हैं। ठीक है, आपको इलेक्ट्रिसिटी ही बताया जाएगा। ठीक है, किसी को अगर चाहिए कि नहीं तो आप काइंडली कल तक मेरे को, आप कल आज रात तक मतलब नेक्स्ट डे तक मतलब आप हमको इन्फॉर्म कर देंगे, तो आपको हो सकता है कि आपको उस वीडियो, हम नेक्स्ट वीडियो वो वीडियो में आपको वो चैप्टर प्रोवाइड कर दें। ठीक है, और कोई भी डाउट हो बेशक पूछिए, एनसीईआरटी का क्वेश्चन आप ज़रूर बनाइएगा। ठीक है, और आप पूरे नोट्स को याद कर लीजिएगा, इससे आपको बिल्कुल भी कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, बाय। ठीक है, आप भी स्वस्थ रहिए। ठीक है, और चैनल को देखते रहिए। चैनल का नाम याद होगा ना, बहुत लंबा नाम है। ठीक है, जो भी हो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, आपको आसानी से वो जो भी चीज़ आपको चाहिए, ठीक है, जो भी चैप्टर्स आसानी से आपको मिल जाएगी। सारे सब्जेक्ट, किसी एक सब्जेक्ट नहीं, कोई भी सब्जेक्ट आप कर सकते हैं, लेकिन बाबू संस्कृत छोड़ के। आई डोंट नो संस्कृत, मेरे को संस्कृत नहीं आती है, तो इस पॉइंट को आप छोड़ कर ही बात कीजिएगा। ठीक है, ओके गाइज, थैंक यू।